सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन या जिसे हम लोग फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले कुछ वीडियो में हम लोग एंजाइम के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं और एंजाइम से संबंधित एक टॉपिक लिया था मैंने, एंजाइम इनहिबिशन या जिसको हम लोग इनहिबिटर भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करते हैं या उसकी सक्रियता को कम करते हैं, जिसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन या जिसको हम लोग फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं, ये भी एक प्रकार का एंजाइम इनहिबिशन या जिसको संदमक कहते हैं उससे संबंधित है। तो इसकी परिभाषा आपको थ्योरी के अंदर पूछी जा सकती है। फीडबैक इनहिबिशन किसे कहते हैं, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूँ और उसके बाद एक एग्जाम्पल द्वारा हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। कई बार जो उपापचयी पथ होता है जिसको हम लोग मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं कि अंतिम उत्पाद जो एंड प्रोडक्ट का संचयन स्वयं के उत्पाद को संदमित करता है यानी रोकता है, जिसे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन या फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। आप देखें एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें ए सबस्ट्रेट है वो बी में परिवर्तित हो रहा है, बी सी में हो रहा है, सी डी में हो रहा है, डी ई में हो रहा है और ई लास्ट में प्रोडक्ट में बदल गया। और यहाँ पे ये जो EN1 दिखा रखा है ये एक एंजाइम है। इसी प्रकार जब बी सी में कन्वर्ट हो रहा है तो दूसरे एंजाइम की आवश्यकता पड़ रही है जिसे EN2 से दिखा रखा है। सी डी में कन्वर्ट हो रहा है तो तीसरे एंजाइम की आवश्यकता पड़ रही है जिसे EN3 में दिखा रखा है। अब फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है, यहाँ पे आप देखें कि जो अंतिम उत्पाद है जहाँ पे इसको हमने पी प्रोडक्ट से दिखा रखा है का संचयन का मतलब स्टोरेज जो होता है वो एंजाइम की सक्रियता को संदमित करता है। तो ऐसे पदार्थ जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो मेटाबॉलिक पाथवे के अन्य एंजाइमों के सक्रिय स्थल के अतिरिक्त दूसरे बाइंडिंग साइट से संलग्न हो जाता है। इस प्रकार के संयोजन से एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस या जिसके सरूपण परिवर्तन कहते हैं वो आ जाता है तथा एंजाइम की क्रियाशीलता अवरुद्ध हो जाती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी अंतिम उत्पाद होगा वो क्या करेगा कि जो एक्टिव साइट होती है उसकी एक्टिव साइट में ज्यामितीय परिवर्तन या कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस कर लेता है। इस वजह से खुद का जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बन रहा था उसका निर्माण है वो अवरुद्ध हो जाता है। इसको हम एग्जाम्पल द्वारा और अच्छी तरह से कैसे समझ सकते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हम लोगों ने पढ़ रखा है और आगे भी हम अध्ययन करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो पहली अभिक्रिया होती है उसमें ग्लूकोज का परिवर्तन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है और इस परिवर्तन के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है उसे हम हेक्सोकाइनेज कहते हैं। यहाँ पे आप देखें ग्लाइकोलाइसिस जो पाथ होता है में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का संचयन जो है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की सक्रियता को संदमित करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ग्लूकोज का परिवर्तन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है, अब मान लो एक अपन कल्पना करें कि सपोज हमें अभिक्रिया के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 100 मॉलिक्यूल की ज़रूरत है और 100 मॉलिक्यूल की ज़रूरत है और किसी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 110 मॉलिक्यूल बन गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इसकी जो कंसंट्रेशन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की वो ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की अब ज़रूरत नहीं है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, हेक्सोकाइनेज को जाके एक्टिव करता है। एक्टिव करने का मतलब हेक्सोकाइनेज को संदमित करेगा। हेक्सोकाइनेज को एंजाइम की जो सक्रियता होती है, एक्टिविटी होती है, उसको संदमित करेगा। तो उससे क्या होगा कि ग्लूकोज का परिवर्तन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में नहीं हो पाएगा और इस वजह से ये अभिक्रिया है वो रुक जाती है और इसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। इसको थोड़ा सा और हम समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पे देखें एक डायग्राम से इसको हमने समझाने का प्रयास किया है। आप ये देखें साइट ऑफ सबस्ट्रेटम, ये एक डायग्राम दे रखा है। ये आप मान सकते हैं कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेक्सोकाइनेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित कर रहा है और ये साइट ऑफ एक्टिवेटर है। यहाँ पे पर्टिकुलर जो साइट ऑफ एक्टिव साइट, यहाँ पे आप देखें, इसको बाद में देखेंगे। एक्टिव साइट को देखें। एक्टिव साइट का मतलब है कि इस एंजाइम के इस पर्टिकुलर जगह पर ग्लूकोज जो है वो जुड़ेगा। आप डायग्राम बी में देखें, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्लूकोज बी है वो ये जुड़ गया। अब जो इनहिबिटर होता है, यहाँ पे आप देखें एक साइट और है। जैसा कि मैंने बताया कि जो एंजाइम इनहिबिटर होता है वो क्या करेगा, एक्टिव साइट के अलावा किसी दूसरी जगह पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक साइट और दे रखी है इस जगह, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ये जो साइट है ये एंजाइम इनहिबिशन के लिए और इनहिबिटर को हमने क्या दिखा रखा है, आई। यहाँ पे मान लो सपोज ये करें कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने का मतलब हो गया क्या होगा कि वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट
पुनः क्या करेगा, इस इनहिबिशन साइट पे आके इस जगह जुड़ जाएगा। जब इस जगह जुड़ेगा तो इस जगह जुड़ने से आप देखें तीसरा जो डायग्राम है इसमें आप देखें जैसे ये जुड़ा, आई यहाँ इनहिबिटर है, जो एंजाइम की एक्टिव साइट इस जगह दिखा रखी है, और जैसे ये इस जगह जुड़ा तो एक्टिव साइट में आप देखें कि यहाँ पे एक्टिव साइट को थोड़ा सा इस तरह से दिखा रखा है और इस जगह एक्टिव साइट में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस हो गया। इस वजह से क्या हो गया कि जो ग्लूकोज है वो इस एंजाइम से इस जगह अटैच नहीं हो पाएगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण नहीं होगा। अब इसमें जो फीडबैक है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से हो सकता है। कई ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो एलोस्टेरिक सक्रिय का कार्य करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। वो क्या करेंगे, जैसा कि एक कल्पना हमने की थी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 110 मॉलिक्यूल बन गए और हमें 100 की जरूरत है, तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बन गई, तो ज़्यादा होने से जो प्रोडक्ट है वो क्या कर रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम की एक्टिविटी को संदमित करता है। लेकिन अगर हम दूसरी कल्पना करें कि हमें 100 मॉलिक्यूल की जरूरत है और आपके पास 98 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बने हैं, तब क्या करेगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जाके एक तरह से एक्टिवेटर का भी काम करता है। और एक्टिवेटर क्या करेगा, इस डायग्राम में आप देखें, डायग्राम वापस इसमें देखें, यहाँ पे देखें, ये एक्टिवेटर यहाँ जुड़ा है, तो उस समय क्या करेगा कि सबस्ट्रेट है वो भी इस जगह जुड़ता रहेगा, इनहिबिटर की जो साइट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कोई इनहिबिटर जुड़ेगा नहीं, तो उस समय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण है वो आवश्यकता अनुसार होता रहेगा। तो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन या फीडबैक ये एक प्रकार का एक्टिविटी है जिसमें एंड प्रोडक्ट खुद के निर्माण को रोक भी सकता है और खुद के निर्माण को प्रेरित भी कर सकता है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन है वो आपके आ जाता है। तो आपको इनहिबिशन में 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन और फीडबैक इनहिबिशन, जिसमें से कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। एक ये डायग्राम और है, इसमें भी आप इस एक्टिविटी को समझ सकते हैं। ये एलोस्टेरिक इनहिबिशन दिखा रखा है जिसमें ये एंजाइम दिखा रखा है और ये इसकी साइट है एलोस्टेरिक साइट जहाँ पे इनहिबिटर आके जुड़ा। जैसे इनहिबिटर आके जुड़ा तो आप ये देखें एक्टिव साइट जो अर्धचंद्राकार आपको दिखाई दे रही है, इस दूसरे डायग्राम में इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस हो गया, जबकि आपका सबस्ट्रेट है वो तभी जुड़ पाएगा, यानी अर्धचंद्राकार जो एक्टिव साइट है उस पर जुड़ने वाला था, यहाँ जुड़ा नहीं, तो ये एक्टिव साइट ऑल्टर्ड हो गई। ऑल्टर्ड का मतलब ये हुआ कि इसमें चेंज हो गया और अब ये प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करेगा। एलोस्टेरिक एक्टिवेशन क्या होगा, ये आप देखें एंजाइम है, एंजाइम में जैसे ही एक्टिवेटर जुड़ा तो ये जो साइड ऑल्टर्ड हो चुकी थी यानी जो परिवर्तित हो चुकी थी उसमें वापस चेंज हो गया, यानी अर्धचंद्राकार बन गई और सबस्ट्रेट वापस आके जुड़ेगा। एक्टिव साइड से जैसे सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। तो इस डायग्राम द्वारा भी हम एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन या फीडबैक इनहिबिशन को समझ सकते हैं। इसके अलावा एंजाइम में 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें से एक मुख्य है आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। परिभाषा किसे कहेंगे, ऐसे आइसो एंजाइम को अपन ये कह सकते हैं एक वर्ड में, द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम। एक ही एंजाइम के अलग अलग जो भौतिक स्वरूप होते हैं उसको हम लोग आइसो एंजाइम कहते हैं। परिभाषा कैसे दे रखी है, एक एंजाइम के भिन्न अनुरूप जो एक ही जीव में उपस्थित हो आइसोजाइम या आइसो एंजाइम कहलाते हैं। ये सभी एक ही सबस्ट्रेट पर समान क्रिया करते हैं, परंतु जो आइसो एंजाइम का जो सिंथेसिस होता है वो भिन्न भिन्न जीन द्वारा कंट्रोल होगा। कैसे होता है इसको हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। आप ये देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं और उसको आइसो एंजाइम को एक्सप्लेन भी कर रखा है। पौधों में अनेक प्रकार के आइसो एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे गेहूं के भ्रूणपोष में अल्फा एमाइलेज के 16 आइसो एंजाइम और मक्का में एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज के 4 एंजाइम तथा चूहे और अन्य कशेरुकियों में लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज के 5 आइसो एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें से किसी को भी आप याद रख सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप ये लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज का एग्जाम्पल याद रख सकते हो। इन एंजाइमों में टर्सरी स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग तृतीयक संरचना कहते हैं, पाई जाती है तथा 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं। इन श्रृंखलाओं की विभिन्न व्यवस्था में भिन्न भिन्न अनुरूप प्राप्त होते हैं। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज का जब विस्तृत अध्ययन करते हैं तो आप ये देखें कि लैक्टिक एसिड जो डिहाइड्रोजिनेज है वो लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में बदलने का कार्य करता है। ये अभिक्रिया हम आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन जो आइसो एंजाइम का जो फिजिकल फॉर्म है उसके बारे में हम इसमें समझ सकते हैं। जैसे एलडीएस, जिसको हम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, प्रत्येक आइसो एंजाइम 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है तथा ये श्रृंखलाएं 2 प्रकार की होती है। इसमें एक का नाम एम पॉलीपेप्टाइड और एक में एच पॉलीपेप्टाइड, और दोनों प्रकार की श्रृंखलाएं अमीनो अम्ल के संगठन में भिन्नता प्रदर्शित करती है और इनका निर्माण भिन्न भिन्न सिस्ट्रॉन द्वारा होता है, यानी जीन द्वारा होता है। 5 एलडीएस आइसो एंजाइम में उनकी पॉलीपेप्टाइड व्यवस्था इस प्रकार होती है, ये LDH1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 है। आप देखें कि इस पहले वाले में जो चारों पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसको H पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है, दूसरे वाले में 3 H पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक M पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसका मतलब ये होगा कि जब आप 5 का अध्ययन करेंगे तो इनका जो
श्रृंखला है, जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन ये सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं वो कार्य एक ही करेंगे। कार्य कौन सा करेंगे? लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में बदलते हैं। तो आइसो एंजाइम या आइसोजाइम हम उस एंजाइम को कहेंगे जो एक ही कार्य करते हैं, लेकिन जो उनकी जो संरचना होती है या उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। इसके अलावा कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन और भी आ सकता है, जाइमोजन किसे कहते हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन आपकी थ्योरी में पूछा जा सकता है। तो आप इसमें परिभाषा देंगे कि एंजाइम का जो प्रीकर्सर होता है या पूर्वगामी जो निष्क्रिय स्वरूप होता है उसको हम जाइमोजन या प्रो एंजाइम कहते हैं। मतलब ये जो पार्टिकल होते हैं ये इनएक्टिव होते हैं, किसी प्रकार की अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अब ये जो जाइमोजन के जो पार्टिकल होते हैं उनमें कुछ संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल चेंजेस जैसे होगा तो ये एंजाइम में यानी जो सक्रिय रूप में उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। एग्जाम्पल हम क्या देंगे? अधिकांश जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, प्रोटीन का विघटन करने वाले, जाइमोजन के रूप में पाए जाते हैं। ये झिल्लीबद्ध संरचनाओं में संचित रहते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर एंजाइम में परिवर्तित हो जाते हैं। और एग्जाम्पल में जो लाइसोजाइम के अंदर लाइसोसोम जिसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं उसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो जाइमोजन के रूप में पाए जाएंगे। एक शॉर्ट डेफिनेशन और भी पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ राइबोजाइम? ये भी एंजाइम से संबंधित है, जैसे अपने आइसो एंजाइम के बारे में अध्ययन किया है ना, तो इसी प्रकार से राइबोजाइम भी आपको पूछा जा सकता है। ये जो राइबोजाइम होते हैं ये प्रोटीन के अतिरिक्त यानी आरएनए के अणु होते हैं। आपको ये भी पूछा कि ऐसे किसी एंजाइम का नाम बताओ जो प्रोटीन से निर्मित नहीं होता है, तो आप उसमें राइबोजाइम का एग्जाम्पल बता सकते हो। इसमें एंजाइम के समान उत्प्रेरक के गुण होते हैं। ये भी एंजाइम के समान अभिकारक के साथ मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं तथा सक्रिय ऊर्जा को कम करते हैं। हम जानते हैं कि एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हुए अभिक्रिया में भाग लेते हैं। एग्जाम्पल है आरएनएज पी, ये पी दे रखा है, ये एक प्रकार का राइबोजाइम है और प्रोकैरियोटिक में सबसे अधिक पाए जाने वाला राइबोजाइम है। इसी प्रकार L19 आरएनए है, ये भी एंजाइम प्रोटीन के बने हुए नहीं होते हैं। तो एक शॉर्ट डेफिनेशन है जिसमें आपको राइबोजाइम के बारे में भी आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है। अब हम जानते हैं कि जितने भी जो एंजाइम होते हैं वो सारी की सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में भाग लेते हैं, सभी अभिक्रियाओं को पूर्ण करते हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, रेस्पिरेशन हो, प्रोटीन सिंथेसिस हो और भी अन्य कुछ फैट मेटाबॉलिज्म हो, उन सभी अभिक्रियाओं को पूरा करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एंजाइम का आर्थिक महत्व भी बहुत सारा है। जैसे कौन कौन से आर्थिक महत्व है? टेक्सटाइल और कागज़ को आकार देने में एंजाइम की भूमिका होती है, जूट और फ्लेक्स के तने में रेशों को अलग किया करने में भूमिका होती है, जो चमड़ा उद्योग होता है उसमें इसकी भूमिका होती है, ग्लिसरीन के निर्माण में, ब्रेड और पनीर निर्माण में, सॉस और सिरप के निर्माण में, कोको के बीजों में पल्प हटाने में, चाय और कॉफ़ी के जो प्रसाधन होते हैं उसमें, बियर, अल्कोहल, कार्बनिक अम्लों के निर्माण में भी एंजाइमों की मुख्य भूमिका होती है। तो एंजाइम डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अलावा अन्य काम भी करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हमने पिछले 5 या 6 जो वीडियो है वो एंजाइम से संबंधित थे उसके बारे में अध्ययन किया था। अब इस टॉपिक से संबंधित कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जिसको आपको कॉपी में करना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, उसमें आपको बताना है आइसो एंजाइम क्या होते हैं और एक उदाहरण द्वारा आपको आइसो एंजाइम का एक्सप्लेन करना है। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एलोस्टेरिक संदमन से आप क्या समझते हैं? सचित्र आपको इसको समझाना है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, कोई 2 को एंजाइमों के आपको नाम बताने हैं और 3 ऐसे तत्वों के नाम बताने हैं जो एंजाइम सक्रिय का कार्य करते हैं। मेजर क्वेश्चन में आपके लिए 2 क्वेश्चन में दे रहा हूँ। एंजाइमों के जो नामकरण हैं वो किन किन आधार पर किए जाते हैं और इनके विभिन्न वर्गों का संक्षिप्त में विवरण करना है। जो क्लासेज हमने पढ़ी थी 6, वो जो है इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है मेजर, एंजाइम गतिकी जिसको हम एंजाइम काइनेटिक कहते हैं, उससे आप क्या समझते हैं, इसको आपको विस्तार से बताना है तथा साथ में सक्रिय ऊर्जा की या एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं उसको भी आपको परिभाषित करना है। धन्यवाद।